वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 16 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में। तो आगे पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि इस चैप्टर को आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि ये सिलेबस में है या इस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस आएंगे इसलिए मुझे इसे पढ़ना है, बल्कि आपको इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है कि इस चैप्टर से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उसका आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। मतलब इस चैप्टर से आपको क्या पता चलेगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, हमारी अर्थ में कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे लिए ना एक तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है अभी। क्लियर? चलो अब पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज होता क्या है, इसका मतलब क्या है? डिफाइन एज हार्मफुल इफेक्ट ऑन अर्थ एंड इट्स नेचुरल सिस्टम। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज का मतलब क्या है? जो भी हार्मफुल इफेक्ट अर्थ पे आ रहे हैं या उसके जो नेचुरल सिस्टम पे जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब नेचुरल सिस्टम में क्या है? एयर, वाटर, सॉइल, इसके अलावा और भी है। और ये सब क्यों होते हैं, ये हार्मफुल इफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं अर्थ पे? ड्यू टू द एक्शन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो हम लोग ये क्या करते हैं, अपनी अर्थ को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं, है ना। और वो हमें पता है, हम अपनी एक्टिविटीज से सब करते हैं। क्लियर है? सिंपल सी चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ओवर द लास्ट 100 ईयर्स जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। अब जब भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई? दिस मीन्स इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे जो डिमांड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। किस किस की डिमांड बढ़ी है? फूड की। ऑब्वियसली है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और खाना तो सबको चाहिए, है ना। तो खाने की क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। वाटर की डिमांड बढ़ेगी, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड न्यूमरस अदर कम्युनिटीज। कम्युनिटीज का मतलब होता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो इन सब की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी? These demands are exerting tremendous pressure on our natural resources। इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आते हैं बेसिकली? जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेज हो गई, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो इन सब का हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। एंड आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। और जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, एयर में, वाटर में और सॉइल में। ठीक है, द नीड ऑफ द आवर इज, तो आज की टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है वो क्या है? इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ आवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें बचाने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, एंड पॉल्यूशन विदाउट हेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हेल्टिंग का मतलब होता है स्लो डाउन या फिर रोक देना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? डेवलपमेंट तो करना ही है, साथ में पॉल्यूशन को भी यहाँ पे हमें रोकना है। ठीक है, अब पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज। देखो, अनडिजायरेबल मतलब जो कि हमें नहीं चाहिए। तो पॉल्यूशन क्या होता है? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। तो एयर हो गया, लैंड, वाटर, सॉइल, इसमें जब भी कोई अनडिजायरेबल चेंज आता है, अब वो अनडिजायरेबल चेंज कैसे हो सकता है? जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें चेंज आ जाएगा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे अनडिजायरेबल चेंज होगा, जिसको पॉल्यूशन बोलेंगे। Agents that bring about such an undesirable change are called as pollutants। तो pollutants क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि अनडिजायरेबल चेंज करते हैं, या आप सीधी भाषा में बोलो, pollutants की वजह से ही पॉल्यूशन होता है। ठीक है, in order to control environmental pollution, the government of India has passed the Environment Protection Act 1986। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया? जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक एक्ट पास किया। ठीक है, जिसको क्या बोला? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर इन्वायरमेंट, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, उसका प्रोटेक्शन हो सके, मतलब उसमें पॉल्यूशन कम हो सके, जैसे कि एयर में, वाटर में और सॉइल में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करनी है एयर पॉल्यूशन की एंड इट्स कंट्रोल की। ठीक है, वी आर डिपेंड ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड। अब आपको पता है जो भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए होती है? क्योंकि जो भी हम फूड लेते हैं, फूड से जो कि हमें ग्लूकोज मिलता है,
वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और फिर बनती है एटीपी, जो कि हमारी क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो बॉडी में एनर्जी को बनाने के लिए, मतलब एटीपी को बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगी, एयर से मिलेगी। क्लियर है ना, सीधी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स कॉजेज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एयर पॉल्यूटेंट से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एयर चाहिए, और अगर एयर खराब होगी तो उससे प्रॉब्लम तो होगी। दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको भी एयर पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होती है। उनकी क्या होती है, ग्रोथ कम हो जाती है, उनकी जो यील्ड है, ठीक है, जो अनाज पैदा करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। एंड कॉजेज प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट की प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है एयर पॉल्यूशन से। एयर पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो डिट्रियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट डाल सकता है एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, और बाकी जो एनिमल्स हैं उनमें भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एयर पॉल्यूशन से अस्थमा हो जाता है लोगों को। ठीक है, अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है एयर पॉल्यूशन से। क्लियर। हार्मफुल इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म। तो देखो जो इफेक्ट है वो कितना ज्यादा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, मतलब एयर पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है वो कितना ज्यादा है, किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट पे। कितना पॉल्यूटेंट है, ठीक है, कोई पर्सन कितने टाइम तक उस पॉल्यूटेंट में रह रहा है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। किसी ऑर्गेनिज्म पे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है इस पॉल्यूशन का और किसी पे कम हो सकता है। स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, वहां पे क्या करते हैं, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वहां के जो स्मोक स्टैक्स होते हैं, स्मोक स्टैक्स क्या होती है, चिमनी। ठीक है ना, तो थर्मल पावर प्लांट की जो चिमनी होती है या जो स्मेल्टर्स होते हैं, स्मेल्टर्स क्या होते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे स्मेल्टिंग होती है। ठीक है, ध्यान से समझो, स्मेल्टर्स ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पे एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में करते क्या है, इसमें क्या किया जाता है, जो मेटल है ना उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से, उसके ओर से। ये सब आपने पढ़ा होगा। एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट क्या है, यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर की बात हो रही है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, पार्टिकुलेट मैटर ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये हैजार्डस होते हैं, मतलब इनसे नुकसान होता है बहुत ज्यादा। जैसे कि इसमें क्या आ सकती है, डस्ट, पोलन, स्मोक। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रीज से भी क्या निकलते हैं, ऐसे पार्टिकुलेट्स निकलते हैं एयर में। ठीक है, एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स, जो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स है मतलब जो हार्मफुल गैसेज हैं वो भी इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, टुगेदर विद हार्मलेस गैसेस। ठीक है, कुछ हार्मलेस गैसेस भी यहाँ पे रिलीज होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से निकलती हैं, कहां से, स्मोक स्टैक से, स्मेल्टर से और इंडस्ट्रीज से। These pollutants must be separated, filtered out before releasing the harmless gases into the atmosphere. ठीक है, तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, इन पॉल्यूटेंट्स को अगर हम डायरेक्टली एयर में डाल देंगे तो उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे पहले जो ये पॉल्यूटेंट्स है ना उनको हटा देना चाहिए। ठीक है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हटा देना चाहिए और जो हार्मलेस गैसेस हैं सिर्फ उनको एटमॉस्फेयर में डालना चाहिए। जैसे कि ये एक थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे चिमनी लगी हुई। अब इस चिमनी से अगर हम सारा जो पॉल्यूटेंट है उसको हवा में डाल देंगे तो हवा तो खराब हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो यहाँ एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं इनको हटाना पड़ेगा और सिर्फ हार्मलेस गैसेस को ही बाहर छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा। क्लियर। तो अब ये कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो अभी हमने देखा इंडस्ट्रीज से, स्मोक स्टैक से और स्मेल्टर से क्या निकलते हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर हमने पढ़ा था, पीएम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसके अलावा गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस हैं। तो इन सबको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, और उसके अलावा सिर्फ हमें यहाँ पे क्लीन एयर को एटमॉस्फेयर में छोड़ना है। तो अब हम समझते हैं कि इन पार्टिकुलेट मैटर और ये जो हार्मफुल गैसेस हैं इनको कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम दो तरीके पढ़ेंगे। एक यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एक तरीका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसकी मदद से हम पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है, समझ में आया इतना? ठीक है। अब मैं पूछता तो ऐसे हूं जैसे कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो, पर कोई नहीं, वो आदत है ना। चलो आगे देखते हैं। फिर क्या है यहाँ पे,
स्क्रबर है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, स्क्रबर, जिसकी मदद से क्या करते हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं उसको रिमूव कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पार्टिकुलेट मैटर को भी हटा दिया और हार्मफुल गैसेस को भी हटा दिया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्लीन एयर मिली, और इस क्लीन एयर को हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो इससे हमारा एटमॉस्फेयर खराब नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें एक एक करके इसको पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को और स्क्रबर को, कि ये कैसे, जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं इनको रिमूव कैसे करते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। देखो, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें जो एग्जॉस्ट निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर बहुत सारा होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की मदद से। तो ये है वो डर्टी एयर जिसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है। अब इस डर्टी एयर को हम कहाँ डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, इसमें ना आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज वायर, ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो अब आगे समझते हैं। तो जो नेगेटिवली चार्ज वायर है, ठीक है, ये क्या करता है, कोरोना को डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज कोरोना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे इससे, ठीक है ना। ये जो नेगेटिवली चार्ज वायर है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन डस्ट पार्टिकल्स के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे डस्ट पार्टिकल है, तो इस डस्ट पार्टिकल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स को ओवरऑल क्या चार्ज मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। डर्टी एयर जो है वो एंटर करी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज वायर है, ठीक है। तो इस नेगेटिवली चार्ज वायर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, इसको बोलते हैं कोरोना इफेक्ट, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है किससे जाके जुड़ जाएगा, डस्ट पार्टिकल से जाके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल को क्या चार्ज मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। अब जो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कलेक्शन प्लेट की तरफ, ठीक है। कलेक्शन प्लेट क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ये जो डस्ट पार्टिकल हैं जो कि नेगेटिव हो चुके हैं, अब ये अट्रैक्ट होंगे इधर को, ठीक है। और ये कलेक्शन प्लेट का रहती है, ग्राउंडेड रहती है, मतलब जमीन के नीचे रहती है। अब बात समझो, हमने डर्टी एयर डाली, डर्टी एयर डालते ही क्या हुआ, जो डस्ट पार्टिकल है उनको नेगेटिव चार्ज मिल गया। नेगेटिव चार्ज मिलने से क्या होगा, जब ये डस्ट पार्टिकल्स आगे जाएंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे, इन प्लेट्स में चले जाएंगे। ये जो प्लेट्स है ना, ग्राउंडेड प्लेट्स, इनमें जाके ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है ना। डस्ट पार्टिकल से इससे जाके चिपक जाएंगे क्योंकि डस्ट पार्टिकल नेगेटिव है, तो ये ऐसे करके चिपक गए इससे। तो सारे डस्ट पार्टिकल तो यहाँ पे चिपक जाएंगे, और यहाँ से जो एयर निकलेगी वो कैसी हो जाएगी, क्लीन एयर। कैसी एयर हो जाएगी, यहाँ पे क्लीन एयर हो जाएगी। बस इतनी सी चीजें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में। बट एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान के रखनी है आपको, कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है ना, ये 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है डर्टी एयर से, ठीक है ना। सिर्फ कह रहा मैं, 99% पार्टिकुलेट मैटर को ये रिमूव कर देता है। सिर्फ 1% जो पार्टिकुलेट मैटर है वो रिमूव यहाँ से नहीं हो पाता है, और वो ही बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। वो जो 1% पार्टिकुलेट मैटर है ना, उसका साइज बहुत छोटा होता है, और वो बहुत प्रॉब्लम करता है ह्यूमंस में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हमें स्क्रबर के बारे में यहाँ पे समझना है। बहुत सिंपल है, देखो क्या हुआ, यहाँ पे डर्टी एयर जो है वो एंटर करी स्क्रबर में, तो ये डर्टी एयर यहाँ से जा रही है, ये ऊपर को चली गई। जो पार्टिकुलेट मैटर है वो यहाँ पे नीचे जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। पार्टिकुलेट मैटर तो यहाँ पे जमा हो जाएंगे, और जो डर्टी एयर है, डर्टी एयर में जैसे कि यहाँ पे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, वो यहाँ जाएगी ऊपर। ऊपर जाते ही यहाँ पे क्या है, एक स्प्रे लगा हुआ है जो कि वाटर और लाइम को स्प्रे करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर और लाइम जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। समझ रहे हो ना, जो डर्टी एयर है उसके अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर और लाइम को स्प्रे कर देंगे, तो रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस लाइम ये रिएक्ट करके बना देगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट, और ये कैल्शियम सल्फेट जो है वो यहाँ से नीचे को रिमूव हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, ये नीचे को आके यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो ये जो SO2 जो कि हार्मफुल गैस है, ये बाहर नहीं निकल पाएगी, मतलब
इस स्क्रबर से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लीन एयर ऊपर आएगी, ठीक है, क्योंकि SO2 तो यहाँ पे हमने ट्रैप कर ली। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हवा जो है यहाँ पे साफ होती है। तो ये हमने डर्टी एयर डाली और यहाँ पे क्लीन एयर मिल गई। अब इस पूरी चीज को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, which can remove over 99% of particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant। तो जो थर्मल पावर प्लांट से धुआं निकलता है, जो एग्जॉस्ट निकलता है, उसमें 99% जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको कौन रिमूव कर देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ना, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। तो ये जो इलेक्ट्रोड वायर्स है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, इनमें क्या रहते हैं? सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स रहता है, ठीक है। विच प्रोड्यूस अ कोरोना, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? कोरोना को प्रोड्यूस करता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होता है, ये हमने देखा था। फिर क्या हमने देखा था? जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैच हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल से, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स को नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, ठीक है। इतना हमने देखा था। उसके बाद क्या है? द कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट कैसा था? पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था। और जो डस्ट पार्टिकल है वो कैसे हो गए थे? नेगेटिव हो गए थे। तो इससे क्या होगा? जो कलेक्टिंग प्लेट है, जो कि ग्राउंडेड है, ठीक है, जमीन के नीचे है, वो अट्रैक्ट करेंगी इन डस्ट पार्टिकल्स को, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स है नेगेटिव, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा? डस्ट पार्टिकल सारे नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है? द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल। तो जो यहाँ पे कलेक्टिंग प्लेट होती है ना, इस कलेक्टिंग प्लेट के बीच में जो ये एयर जा रही है, ये एयर बहुत धीरे धीरे जाती है, ताकि क्या हो सके? जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो आसानी से यहाँ पे क्या हो सके? अटैच हो सके, ठीक है। डस्ट पार्टिकल जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आसानी से क्या हो सके? अट्रैक्ट हो सके। इसलिए यहाँ पे एयर जो है वो थोड़ी धीरे से मूव करती है, ठीक है। द स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक, अब स्क्रबर की बात आ गई यहाँ पे। स्क्रबर क्या करता है? गैसेस को रिमूव करता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को, ये हमने देखा था। इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पासेस थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। तो जो एग्जॉस्ट रहता है ना, जो हम धुआं कह सकते हो, या जो डर्टी एयर हम छोड़ रहे थे स्क्रबर के अंदर, उस पर क्या स्प्रे किया जाता है? वाटर या फिर लाइम को, ठीक है। तो रिसेंटली वी हैव रियलाइज द डेंजर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया टॉपिक शुरू हो गया। स्क्रबर की बात यहाँ पे खत्म हो चुकी है, वो हमने ऊपर देख ली थी। अब ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से देखो। रिसेंटली हमने ये रियलाइज किया है कि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। कौन से पार्टिकुलेट मैटर? दैट आर वेरी वेरी स्मॉल। जो बहुत छोटे पार्टिकुलेट मैटर है ना, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं एंड आर नॉट रिमूव बाय दीज प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं, ये इन छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव नहीं कर पाते हैं। हमने देखा था ना, 99% जो है पीएम है, पार्टिकुलेट मैटर है, वो तो रिमूव हो जाता है, बट जो 1% है वो रिमूव नहीं हो पाते, और वही 1% डेंजरस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, particulate size 2.5 micrometer or less in diameter is called PM 2.5 are responsible for causing the greatest harm to human health। तो देखो, जो पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, जो पार्टिकुलेट मैटर जिनका जो डायमीटर है वो 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, या उससे कम है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है ना। ये किसने बताया है? ये बताया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा MCQ के लिए। These fine particulates can be inhaled deep into the lungs। अभी जो पार्टिकुलेट्स होते हैं ना, ये अगर इनहेल कर लिए जाएं, ठीक है, तो ये कहाँ चले जाएंगे? लंग्स में बहुत अंदर तक चले जाएंगे एंड कैन कॉजेज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, जिसकी वजह से ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, इरिटेशन होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। मतलब इन्फ्लामेशन में क्या होगा? वहाँ पे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, जो एयरवेज है ना वो नैरो हो जाएंगे, मतलब अस्थमा लाइक कंडीशन हो जाएगी एंड डैमेज टू द लंग्स एंड प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। लंग्स डैमेज हो सकते हैं और फिर क्या हो सकती है? प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। कभी भी आप देखोगे ना कि जैसे दिल्ली में बताते हैं कि PM 2.5 का लेवल जो है वो बढ़ चुका है, तो इसका मतलब क्या है? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्लियर?
अब देखो हमें यहाँ पे पढ़ना है कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। अब ये क्या होता है इसको भी हमें यहाँ पे समझना है। जैसे कि देखो ऑटोमोबाइल्स हैं आर मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटीज। तो जो मेट्रो सिटीज है वहां पे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का जो मेजर कारण है वो क्या है, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट, दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू अदर सिटीज टू। तो जो मेट्रो सिटीज है वहां पे तो ऑटोमोबाइल्स की वजह से पॉल्यूशन हो ही रहा है, बट लेकिन जो दूसरी सिटीज है वहां पे भी जो व्हीकल का नंबर है ना रोड में वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लोग मतलब बहुत सारी गाड़ियां जो है वो रोडों पे आ गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ automobiles along with the use of lead free petrol or diesel can reduce the pollutants they emit। तो अगर गाड़ियों की प्रॉपर मेंटेनेंस करी जाए, ठीक है, उनकी सर्विसिंग करी जाए टाइम टू टाइम, तो उससे क्या होगा, वो पॉल्यूशन कम करेंगी। साथ में हमें क्या करना चाहिए, लेड फ्री पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये लाइन हमें आगे समझ में आएगी कि लेड फ्री जो पेट्रोल और डीजल है उसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, ठीक है। देखो कैटालिटिक कन्वर्टर, तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रूडियम एज द कैटलिस्ट आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। तो कैटालिटिक कन्वर्टर ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एक्सपेंसिव मतलब महंगे मेटल्स रहते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रूडियम। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझो। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें कैटलिस्ट का काम कौन करते हैं, ये मेटल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। और ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ये गाड़ियों में लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गाड़ियों से जो एमिशन है पॉइजनस गैसेस का, ठीक है, वो कम हो जाता है, मतलब पॉइजनस गैसेस कम निकलती है। अब इसको समझते हैं। देखो एज द एग्जॉस्ट पासेस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, जो धुआं है, गाड़ी का जो धुआं है वो जैसे ही कैटालिटिक कन्वर्टर में जाता है तो उससे क्या होता है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स हैं मतलब ये हार्मफुल हैं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो हार्मफुल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये चेंज हो जाते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, रिएक्शन हो रही है, और इस रिएक्शन में कौन कैटलिस्ट है, ये मेटल्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल बिकॉज लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। तो ऊपर एक क्वेश्चन आया था ना कि हमें लेड फ्री पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो लेड होता है ना, अगर लेड वाले पेट्रोल का हम इस्तेमाल करें तो उससे क्या होगा, जो लेड है वो क्या करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर में ये जो कैटलिस्ट लगे हुए हैं इन कैटलिस्ट को इनएक्टिव कर देगा। अब जब ये कैटलिस्ट इनएक्टिव हो जाएंगे तो जो रिएक्शंस हो रही थी वो रिएक्शन नहीं होंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो बाहर आ जाएंगी। समझ में आया ना। तो यहाँ पे ये रिएक्शंस दे रखी हैं जो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर होती है। तो ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन गैस में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ बीच में क्या होंगे, ये सारे के सारे कैटलिस्ट प्रेजेंट होंगे। In India, the Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in 1981। तो 1981 में यहाँ पे क्या आया, Air Prevention and Control of Pollution Act, but was amended। amended का मतलब होता है चेंज या फिर मॉडिफाई करना। ये मॉडिफाई हुआ कब, 1987 में। तो इसमें मॉडिफाई करके किसको लाया गया, इंक्लूड नॉइस एज एन एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो नॉइस भी क्या है, यहाँ पे एक एयर पॉल्यूटेंट की तरह माना जाने लगा। तो नॉइस क्या है, नॉइस इज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। जो हाई लेवल ऑफ साउंड होती है जो कि अनडिजायरेबल होती है उसी को तो नॉइस बोलते हैं। वी हैव गॉट यूज्ड टू एसोसिएटिंग लाउड साउंड विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट। अब आपको पता है गाने जो है ना वो तेजी तेजी से बजते हैं, तो प्लेजर और एंटरटेनमेंट के लिए ये होते हैं, ठीक है। अब हम ये रियलाइज नहीं करते, नॉट रियलाइजिंग दैट नॉइस कॉजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। तो हम अपने प्लेजर और एंटरटेनमेंट के लिए हाई साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, बट लेकिन उससे क्या होता है, बहुत सारे ये हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि बिगर सिटीज है, ठीक है, द बिगर द सिटी द बिगर द फंक्शन। जितनी बड़ी सिटी होगी उतना ज्यादा वहां पे काम होगा और उतना ज्यादा वहां पे नॉइस प्रोड्यूस होगी। अ ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल,
ठीक है। अगर हम एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल में रहेंगे जैसे कि 150 डेसिबल और मोर जनरेटेड बाय टेक ऑफ अ जेट प्लेन और रॉकेट, तो जब जेट प्लेन टेक ऑफ करता है या जो रॉकेट टेक ऑफ करता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस साउंड से क्या हो सकता है, मे डैमेज एयर ड्रम्स, ठीक है। जो एयर ड्रम्स होते हैं हमारे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी जिसको बोलते हैं, वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, 10 परमानेंटली इंपेयरिंग हेयरिंग एबिलिटी, ठीक है, सुनना खत्म हो जाएगा। इवन chronic exposure to a relatively lower noise level of cities may permanently damage hearing ability of humans, ठीक है। तो अगर हम क्रोनिक एक्सपोजर में रहेंगे, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे टाइम तक अगर हम रिलेटिवली लोअर नॉइस लेवल में भी रहेंगे ना, तब भी हमारी जो कान है उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है। नॉइस ऑल्सो कॉजेज स्लीपलेसनेस, मतलब नींद नहीं आएगी, इंक्रीज हार्ट बीट बढ़ सकती है, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, दस कंसिडरेबली स्ट्रेसिंग ह्यूमंस, और ह्यूमंस में स्ट्रेस को प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अननेसेसरी जो गाड़ी के हम हॉर्न बजाते हैं उसको कम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है। कई लोग करते भी हैं यार, जैसे फाटक नहीं लगता, ट्रेन आई फाटक लगा है, अब फाटक अभी बंद है, लोग पहले ही बजाना शुरू कर देते हैं हॉर्न्स को, तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है वो। तो ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। कंसिडरिंग द मेनी डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, कैन यू आइडेंटिफाई द अननेसेसरी सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन अराउंड यू विच कैन बी रिड्यूस इमीडिएटली विदाउट एनी फाइनेंशियल लॉस टू एनीबॉडी, ठीक है। तो हम अगर अपने आसपास देखें तो क्या कुछ ऐसे नॉइस पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं जो कि अननेसेसरी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इन नॉइस पॉल्यूशन वाले सोर्सेज को अगर हम बंद भी कर दें तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है ऐसे सोर्सेज को। रिडक्शन ऑफ नॉइस इन अवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, तो इंडस्ट्रीज में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स को लगा के, और बाय मफलिंग नॉइस की मदद से। मफलिंग करना मतलब क्या होता है कि जो साउंड का सोर्स है ना, जैसे साउंड का सोर्स है, मान लो इसे साउंड आ रही, तो इस साउंड के सोर्स को हम क्या करते हैं, ढक दें किसी चीज से, ठीक है, थोड़ा सा ढक दें, तो उससे क्या होगा, साउंड जो है वो नहीं आएगी, समझ गए। चलो आगे पढ़ते हैं। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ लॉ लेट डाउन इन रिलेशन टू नॉइस, लाइक डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के पास क्या बना सकते हैं, हॉर्न फ्री जोन्स बना सकते हैं। ऐसे करते भी हैं ना, आपने देखा होगा, ऐसे करके यूं बना रहता है वो बोर्ड में, और उसमें ऐसे क्रॉस रहता है कि यहाँ पे हल्ला नहीं करना है गाड़ियों का, ठीक है। फिर परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स का परमिसिबल साउंड लेवल रखना है, एंड ऑफ लाउड स्पीकर्स, टाइमिंग आफ्टर विच लाउड स्पीकर्स कैन नॉट बी प्लेड, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे रखनी है। जैसे क्या होता है, 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजता है शादियों में, ठीक है, etc नीड टू बी एनफोर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन। तो इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को नॉइस पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।